हेलो बच्चों, कैसे हो सभी की सभी। उम्मीद करता हूं सब घर पे एकदम बढ़िया होंगे। तो आज हम चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ने वाले हैं। तो यार समय बर्बाद नहीं करते, जल्दी जल्दी से पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ी 9th क्लास की यादों को ताजा कर ले कि यार मैटर क्या होता है। हर वो चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका कुछ मास वगैरह है ना, उसे हम मैटर कहते हैं। मैटर को वैज्ञानिकों ने दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। पहले को प्योर बोला, दूसरे को इम्प्योर बोला। प्योर का मतलब साफ सफाई नहीं है और इम्प्योर मतलब गंदा संदा सा नहीं है। प्योर किसे कहेंगे आइए डिटेल में थोड़ा बताता हूं। प्योर का मतलब या तो एलिमेंट होगा, प्योर का मतलब या तो कंपाउंड होगा। मैं 3 एग्जांपल लेता हूं, उसके हेल्प से आपको सब समझा दूंगा। सबसे पहले सोडियम, दूसरे नंबर पे H2O और तीसरे नंबर पे चाय, यानी जो पीते हो भाई वही। अच्छा, सोडियम, वाटर और चाय, ये 3 नाम थोड़ा ध्यान से रखना। अब मैं अगर आपसे पूछता हूं यार ये बताओ सोडियम किस चीजों से मिलकर बना है। जैसे अगर मैं आपसे पूछता कि चाय किससे मिलकर बनी, तो आप बोल दोगे सर दूध मिला लो, पानी डाल दो, थोड़ा सा चीनी डाल दो, चाय पत्ती डाल दो, इन सब चीजों को मिला दोगे तो चाय बन जाएगी। अगर मैं बोलूंगा वाटर किससे मिलकर बना है, तो आप बोलोगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। लेकिन उसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई सोडियम किससे मिलकर बना है, तो आप ब्लैंक हो जाएंगे। क्योंकि ऐसी चीजें जो किसी भी दूसरी चीज से मिलकर नहीं बनी है, उन्हीं को हम एलिमेंट्स कहेंगे। जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, यानी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी भी सेकंड चीज से मिलकर नहीं बने, उन्हीं को हम एलिमेंट्स कहते हैं। अब अगर मैं वाटर और चाय की बात करूं, तो यार वाटर भी 2 चीजों से मिलकर बना है, चाय भी 2 या 2 से ज्यादा चीजों से मिलकर बनी है। तो क्या दोनों सेम है या दोनों अलग हैं? देखो यार, अगर चाय बनानी है तो आपको चाय पत्ती, दूध, चीनी का रेशियो कोई फिक्स रखने की जरूरत नहीं है। आपका मन ज्यादा दूध वाली चाय पीने का है तो आप ज्यादा दूध डाल दो, आपका मन ज्यादा चीनी वाली चाय पीने का है तो आप ज्यादा चीनी डाल दो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका मन ज्यादा ऑक्सीजन वाला पानी पीने का है तो ज्यादा ऑक्सीजन डाल दोगे। यानी वाटर बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स तो कराना है, लेकिन उनको मिक्स कराने का रेशियो या प्रोपोर्शन फिक्स होना चाहिए। यानी ऐसी चीजें जब 2 या 2 से ज्यादा चीजों को मिलाया जाए लेकिन फिक्स प्रोपोर्शन में, उन्हीं को हम कंपाउंड्स कहेंगे। और चाय कंपाउंड नहीं है, वो एक मिक्सचर है। यानी जब 2 या 2 से ज्यादा चीजों को फिक्स प्रोपोर्शन में मिलाया जाता है तो उसे कंपाउंड कहते हैं। और बिना फिक्स प्रोपोर्शन में कैसे भी मिला दिया जाता है तो उसी को मिक्सचर यानी इम्प्योर मैटर कहते हैं। उस पर हमें चर्चा नहीं करनी है, इतना हमें समझना है। एलिमेंट्स भी 3 टाइप के होते हैं, कुछ मेटल्स हैं, कुछ मेटेलॉइड्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं। आओ डिटेल में समझते हैं कि मेटल और नॉन मेटल है क्या। आइए समझते हैं कि कैसे पता करें कि कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है। 9th क्लास में आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सीखा होगा कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए, दूसरे में 8 होने चाहिए, तीसरे में भी 8 होने चाहिए। और जब ऐसा हो जाता है तो हम उन एलिमेंट्स को स्टेबल कहते हैं, यानी वो अपने स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेते हैं। आप देख पा रहे हो कि मैग्नीशियम के आखिरी शेल में 1 और 1 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे शेल में होने चाहिए कुछ 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट हैं। इसीलिए मैग्नीशियम अपने आखिरी शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है। क्योंकि किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी यह होती है कि वो या तो 3 इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं या तो 3 इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं। ना 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिए जा सकते हैं, ना 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लिए जा सकते हैं। यही कारण है कि मैग्नीशियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैग्नीशियम को अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं तो उसके लिए उसे एक्सटर्नल 6 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन वो ले नहीं सकता है। यही कारण है कि वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है और खुद एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेता है। इसीलिए मैग्नीशियम को मेटल्स की कैटेगरी में डालोगे आप। अब सोडियम की बात करते हैं। सोडियम के आखिरी शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, होना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, जिसके लिए उसको 7 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसीलिए वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन लेने की उसकी क्षमता नहीं है। इसीलिए वो डोनेट कर रहा है। यही कारण है कि सोडियम भी एक मेटल है। अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो आपको दिख रहा है कि क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को 8 पूरा करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। यही कारण है कि क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ले रहा है यानी गेन कर रहा है। इसीलिए क्लोरीन को नॉन मेटल की कैटेगरी में डालते हैं। अगला एग्जाम्पल आर्गन है, आपको दिख रहा है। आर्गन के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है
और होने भी 8 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। यानी ये एलिमेंट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो करता है, जिसके कारण से ना ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। इसीलिए इन्हें इनर्ट एलिमेंट्स कहते हैं या इनर्ट गैसेस कहा जाता है। आपको यह ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं। आइए अब समझते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन देते और लेते किसको हैं। देखिए ध्यान से, अगर मैं सोडियम और क्लोरीन की बात करूं तो सोडियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ध्यान से देखना कि यह होगा क्या। सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो कि एक्स्ट्रा है वो क्लोरीन को दे देता है, जिसके वजह से सोडियम के आखिरी शेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, क्योंकि जो लास्ट शेल तीसरा वाला है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, जिसके वजह से वो शेल हट जाता है और सोडियम के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, जिसके वजह से सोडियम स्टेबल हो जाता है। और जब सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में जाता है तो क्लोरीन के भी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, जिसके वजह से क्लोरीन भी स्टेबल हो जाता है और ये दोनों मिलकर सोडियम क्लोराइड फॉर्म करते हैं। कुछ इसी तरीके से मैग्नीशियम भी होता है। मैग्नीशियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ऑक्सीजन को दे देता है और इस तरीके से ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और मैग्नीशियम के भी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेते हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड करके एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आता है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है, ऐसे ड्रॉ करेंगे आप। आइए अब समझते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स क्या हैं। आपने अभी देखा कि कैसे सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया, मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिए। कुछ इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के वजह से जो बॉन्ड इनके बीच में बनता है ना, उन्हें हम आयोनिक बॉन्ड्स कहते हैं, या इसी को हम आयोनिक बॉन्ड्स के अलावा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में समझ लेते हैं। तो एक बार फिर से अगर मैं बता दूं तो आयनिक बॉन्ड्स किसके बीच में बनेंगे? मेटल्स और नॉन मेटल, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो तभी तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो पाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से जो बॉन्ड बनेंगे वो आयोनिक बॉन्ड कहलाएंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करूं तो मेल्टिंग पॉइंट को समझते हैं। देखो, आयनिक कंपाउंड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो काफी हाई होते हैं, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। यानी ये जो कंपाउंड्स होते हैं या ये जो बॉन्ड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से बनते हैं। यानी इनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। उस फोर्स को ब्रेक करने के लिए बहुत सारी हीट की आवश्यकता होती है। ये आसानी से ब्रेक नहीं होते हैं, इसीलिए इनको पिघलाने में हमें बहुत हीट की आवश्यकता है, इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। अगली बात करें कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की। देखो, आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे आर इन लिक्विड स्टेट और इन एन एक्वस सॉल्यूशन बट नॉट व्हेन दे आर सॉलिड। एग्जांपल के लिए अगर मैं लूं NaCl, NaCl इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से बनता है, इसीलिए इनके बीच में आयनिक बॉन्ड होता है। अब यहां पर ध्यान ये रखना कि NaCl अगर सॉलिड फॉर्म में यानी नॉर्मल NaCl है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। कोई भी चीज इलेक्ट्रिसिटी तब कंडक्ट करेगी जब आप उसको वाटर में डाल दोगे, क्योंकि जैसे NaCl वाटर में जाता है तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स Na+ और Cl- में ब्रेक होता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए आयंस की जरूरत होती है। बिना आयन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती नहीं है। इसीलिए NaCl सॉलिड फॉर्म में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन जैसे ही NaCl को पानी में डालेंगे तो ये Na+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा और ये आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए। आगे बात करें कि जो सॉल्युबिलिटी आयनिक कंपाउंड्स की पोलर सॉल्वेंट में होती है, जैसे वाटर। यानी आपको यह ध्यान रखना है जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में अच्छे से डिसॉल्व होते हैं। अब मेटल और नॉन मेटल के बीच में कुछ डिफरेंस समझ लेते हैं। सबसे पहले लिखा है मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स मीनिंग दे इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स। यानी ऐसे चीजें जो इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं हम उन्हें रिड्यूसिंग एजेंट्स कहते हैं, और मेटल्स ही वो एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इसीलिए मेटल्स को रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है, क्योंकि
क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। किस लिए गेन करते हैं? ताकि ये अपने स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर सकें। अगली बात बोलें तो मेटल्स जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो आयोनिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। आयोनिक का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से जो चीजें हो रही हैं। यानी जब मेटल ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं तो कुछ ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। इन ऑक्साइड्स का नेचर बेसिक होता है। इस पर हमें डिटेल चर्चा करनी है, जो कि हम आगे करेंगे। नॉन मेटल जब ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, जो कि एसिडिक नेचर के होते हैं। आपको यह ध्यान रखना है। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, नॉन मेटल्स का जनरली मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी नॉन मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, जैसे डायमंड वगैरह, जो कि एक्सेप्शनल केसेस हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी मेटल बहुत अच्छा हीट का कंडक्टर होता है। और नॉन मेटल्स यार जनरली ना पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी मेटल्स आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन जो फ्रीली मूव करते हैं। और मेटल्स ही इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। यही कारण है कि मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा पाएगा। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर, क्योंकि इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि विदाउट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती है। आइए अब समझते हैं कि क्या हो जब मेटल वाटर से रिएक्ट करेगा। देखो यार, लिखा है कि व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर इट फॉर्म्स मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। देखिए, जब कोई मेटल जैसे सोडियम है, अगर मैं इसका रिएक्शन H2O यानी पानी के साथ कराऊंगा ना, तो क्या होगा ये देखते हैं। जैसे सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। अब खुद सोचो यार, ये जो सोडियम ऑक्साइड बना है ये अभी भी तो वाटर में ही होगा, यानी ये सोडियम ऑक्साइड दोबारा से पानी से रिएक्ट करके अपने आप को ना कुछ NaOH में कन्वर्ट कर लेता है। ये NaOH और कुछ नहीं है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जो कि यहां पर लिखा भी है कि मेटल हाइड्रोक्साइड बनते हैं, क्योंकि यहां पर सोडियम मेटल है और OH हाइड्रोक्साइड होता है। यानी कुछ इस तरीके से कोई मेटल पानी के साथ रिएक्ट करता है तो सबसे पहले सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, और ये सोडियम ऑक्साइड दोबारा से पानी से रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, यानी मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, वो बेसिक नेचर के होते हैं। कारण यही है, जैसे सोडियम ऑक्साइड है तो सोडियम मेटल है और ऑक्सीजन ऑक्साइड है, यानी मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का क्यों होता है? क्योंकि मेटल ऑक्साइड जैसे ही वाटर से फर्दर रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, और हाइड्रोक्साइड में ये जो OH आयंस होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेसिक नेचर के लिए। आइए अब समझते हैं कि क्या होगा जब कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। लिखा है व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एन एसिड, यानी जब कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। आइए समझते हैं। एसिड यार तीन टाइप के हैं आपके, एक HCl है जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, एक H2SO4 है जिसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, और एक अपना HNO3 है जिसको नाइट्रिक एसिड कहते हैं। अब ये तीन एसिड एक जैसा बिहेव नहीं करते हैं। इनमें से नाइट्रिक एसिड की थोड़ी खास बात है, उसको डिटेल में समझने से पहले आओ एक रिएक्शन लिखते हैं। जैसे अगर मैं सोडियम का रिएक्शन HCl के साथ करा रहा हूं, तो हमने अभी पढ़ा कि कोई मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो एक सॉल्ट बनाएगा। यहां पर NaCl के साथ कंबाइन होकर सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जब मैं सोडियम का रिएक्शन H2SO4 के साथ कराऊंगा तो क्या होगा ये देखते हैं। जैसे सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट फॉर्म करेगा और साथ में साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब अगर मैं सोडियम का रिएक्शन HNO3 के साथ कराता हूं जिसको नाइट्रिक एसिड कहते हैं, तो आपको अगर लग रहा हो कि NaNO3 बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड ही एक ऐसा एसिड है जो किसी मेटल के साथ रिएक्ट होकर हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता है। क्यों नहीं करता है आइए समझते हैं। लिखा है वाई मेटल डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम नाइट्रिक एसिड, यानी जब कोई मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ कंबाइन होता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट क्यों नहीं करवाता है। देखिए लिखा है मेटल्स डू नॉट रिलीज हाइड्रोजन गैस when they react with nitric acid because nitric acid is a strong oxidizing agent।
जैसे समझने के लिए अगर मैं बात करूं कि अगर मेरे पास एक बीकर है, उस बीकर में मैंने नाइट्रिक एसिड को भर रखा है। अब जैसे ही कोई मेटल इससे रिएक्ट होने के लिए आएगा तो नॉर्मल सी बात है कि हाइड्रोजन गैस तो रिलीज हो रही है, लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी तो HNO3 एक हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी ऑक्सीजन देने का काम करता है। ये नाइट्रिक एसिड H2 को ऑक्सीजन देगा और H2O फॉर्म कर लेगा, यानी हाइड्रोजन गैस के बजाय वाटर फॉर्म करवा देगा। लिखा है व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस इज ऑक्सीडाइज टू वाटर, जो कि मैंने अभी आपको बताया, यानी हल्की सी हाइड्रोजन निकलती तो है, लेकिन जैसे ही वो हाइड्रोजन निकलने वाली होती है तो नाइट्रिक एसिड उसको तुरंत ऑक्सीजन देकर वाटर में कन्वर्ट कर देता है। और लिखा है द नाइट्रिक एसिड इज रिड्यूस टू नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जैसे N2O, NO और NO2। ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन एक एक्सेप्शन भी है। अगर आप नाइट्रिक एसिड को डाइल्यूट कर दो, डाइल्यूट का मतलब होता है उसमें पानी की मात्रा बढ़ा दो, तो मैग्नीशियम और मैग्नीज दो एक ऐसे मेटल्स होते हैं जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी सबसे पहली बात बताऊं कि कोई भी मेटल रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा, लेकिन अगर आप HNO3 को हाईली डाइल्यूट कर देते हो तो नेचर में दो मेटल्स हैं जैसे मैग्नीज और मैग्नीशियम, वो रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। आइए समझते हैं कि एक्वा रीजिया क्या है। देखो यार लिखा है एक्वा रीजिया विच इज लैटिन फ्रॉम रॉयल वाटर, यानी एक्वा रीजिया को रॉयल वाटर भी कहते हैं, जो कि हाईली कोरोसिव होता है। फ्यूमिंग लिक्विड दैट्स अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, यानी जब नाइट्रिक एसिड में, यानी एक पार्ट नाइट्रिक एसिड में, एक पार्ट नाइट्रिक एसिड में 3 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्स किया जाता है तो एक मिक्सचर बन के तैयार होता है, या एक कंपाउंड्स बन के तैयार होते हैं। एक है NOCl प्लस Cl2 और साथ में साथ वाटर बनता है। यहां पर NOCl को नाइट्रोसिल क्लोराइड कहते हैं, यानी ये एक ऐसा मिक्सचर है जो लेस रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को भी अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, जैसे कि गोल्ड और प्लैटिनम। लिखा भी है कि एक्वा रीजिया का यूज किया जाता है नोबल मेटल जैसे गोल्ड, प्लैटिनम, पैलेडियम जैसे एलिमेंट्स को डिसॉल्व करने के लिए। इट्स ऑल्सो यूज टू ग्लासवेयर टू रिमूव ट्रेस अमाउंट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी क्लीनिंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अब आप लोग ने एक बात नोटिस की होगी कि इन्हीं की कैटेगरी में एक नाम है सिल्वर का, जिसका सिंबल Ag होता है। यार सिल्वर के लिए हम एक्वा रीजिया का यूज क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जैसे सिल्वर को इस मिक्सचर में डाला जाता है तो वो कंबाइन होकर AgCl बना लेता है। AgCl एक इनसॉल्यूबल कंपाउंड है जो कि सॉल्यूशन में डिसॉल्व ही नहीं होगा, इसीलिए हम सिल्वर के लिए हम एक्वा रीजिया का यूज नहीं करते हैं। आइए समझते हैं कि क्या हो अगर कि मेटल जब एयर के साथ रिएक्ट करेगा। देखो यार लिखा है कि व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द एयर दे कोरोड और ऑक्सीडाइज टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स, और उसका केमिकल रिएक्शन कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। यानी जब भी हम किसी मेटल को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। एग्जांपल के लिए समझते हैं कि अगर मैं सोडियम एक मेटल लेता हूं और उसको मैं हीट कराता हूं ऑक्सीजन में तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा। ये तो आपको समझ आ गया। अब हमने ये सीखा है कि कोई भी मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का कैसे होता है, मैं समझाता हूं। अगर मैं इस सोडियम ऑक्साइड को दोबारा से पानी में डाल दूंगा तो आपको पता है कि जैसे ही सर सोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा, और कहीं पे भी हाइड्रो ऑक्साइड आयन आ जाए यानी वो बेसिक कैरेक्टर को शो करेगा। अच्छा, अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं, यानी अगर कोई नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ हीट करेगा या कंबाइन करेगा तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा, और नॉन मेटल एक सेकेंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाएगा। यानी एग्जांपल के लिए अगर मैं समझूं कि सल्फर एक नॉन मेटल है, ठीक है, क्योंकि सल्फर के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, इसीलिए सल्फर को हम नॉन मेटल कहते हैं। अगर मैं सल्फर का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराऊंगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। ये सल्फर डाइऑक्साइड एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। अच्छा, अगर मैं इस सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन दोबारा से ऑक्सीजन के साथ कराता हूं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा, यानी SO3 बनता है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अच्छा, लेकिन मैं समझाना क्या चाहता हूं, यानी चाहे मैं SO2 बोलूं तो ये भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है,
अगर मैं SO3 बोलूं तो ये भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। हमने ये पढ़ा कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर शो करते हैं। कैसे? अगर मैं SO3 को दोबारा से पानी में डालूंगा, जिस तरीके से मैंने सोडियम ऑक्साइड को डाला था, तो अगर SO3 को वाटर में डालेंगे तो आपको यह पता होना चाहिए कि H2SO4 बन जाएगा। समझने के लिए आप ऐसे देख सकते हो कि यहां पर हाइड्रोजन की जो मात्रा है यहां पर 2 है, और यहां पर ऑक्सीजन की मात्रा 3 है, और यहां पर ऑक्सीजन की मात्रा 1 है। तो यहां देखो टोटल 4 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है और 1 सल्फर है। यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड का जब रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं और H2SO4 बनता है, और H2SO4 एसिड है, इसीलिए कहते हैं कि सल्फर ट्राइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड यानी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर शो करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिडिक नेचर भी शो करते हैं और बेसिक तो करते ही हैं। यानी देखो, अगर मेटल ऑक्साइड है तो वो बेसिक नेचर तो शो करेगा ही करेगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल मेटल हैं जो बेसिक नेचर के साथ साथ एसिडिक नेचर भी शो करते हैं। उन्हीं एलिमेंट्स को या उन्हीं मेटल्स को एम्फोटेरिक मेटल्स कहते हैं, और उनसे बनने वाले ऑक्साइड्स को एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। लिखा है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड। देखो यार, एम्फोटेरिक एक ग्रीक वर्ड एम्फो से आया जिसका मतलब बोथ होता है। यानी ऐसे ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। कहने का मतलब ये है एंड कैन न्यूट्रलाइज बोथ एसिड एंड बेस। यानी एम्फोटेरिक वो ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। लिखा है व्हेन एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एन एसिड दे फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट एंड एग्जिबिटिंग बेसिक प्रॉपर्टीज। क्या मतलब है, मैं थोड़ा आपको बताता हूं। अगर मैं आपको सेकंड चैप्टर में ले जाऊं तो आपने पढ़ रखा है कि अगर हम एसिड का रिएक्शन किसी बेस के साथ कराते हैं तो सॉल्ट फॉर्म होता था और साथ में साथ वाटर फॉर्म होता है। यानी अगर मैं कोई एम्फोटेरिक ऑक्साइड ले लूं और उसके साथ मैंने अगर एक एसिड ले लिया है, एसिड समझने के लिए मैंने HCl ले लिया, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड के लिए मैंने एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लिया जिसका फॉर्मूला Al2O3 होता है। तो यहां पर Al2O3 जो कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये एक बेसिक प्रॉपर्टी शो करने लगेगा। यानी ये एक बेस की तरह बिहेव करेगा और एसिड के साथ रिएक्ट होकर एक सॉल्ट फॉर्म करेगा। इस सॉल्ट का नाम AlCl3 होगा और वाटर फॉर्म करेगा यानी H2O फॉर्म करेगा। अगर मैं एक बेस ले लेता हूं, आइए देखिए, अगर मैंने एक बेस ले लिया, यानी बेस के एग्जांपल के लिए मैंने NaOH ले लिया। अब मैं रिएक्शन इसका Al2O3 के साथ कराऊंगा। यानी ध्यान से बात को समझना, यहां पर NaOH एक बेस है, Al2O3 यहां पर एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, इसीलिए यहां पर ये एसिड हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, और एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। यहां पर NaAlO2 फॉर्म होता है, इसको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, और साथ में साथ H2O फॉर्म होगा यानी वाटर फॉर्म होगा। आपने देखा कि कभी कभी एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, कभी कभी एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस की तरह बिहेव कर रहा है। ऐसी ऑक्साइड्स को एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, टिन ऑक्साइड है और लेड ऑक्साइड। यानी ये कुछ ऐसे पर्टिकुलर ऑक्साइड्स होते हैं जो कि कभी कभी एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं जब जैसी रिक्वायरमेंट है। आइए समझते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन का मतलब क्या है। यानी अगर मैंने कोई मेटल Fe लिया यानी आयरन लिया है, और इस आयरन को मैं किसी दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी दूसरा मेटल कॉपर है और इसका सॉल्ट सॉल्यूशन CuSO4 है, इसके साथ रिएक्ट करा रहा हूं, तो मुझे दिख रहा है कि FeSO4 बनेगा और साथ में साथ कॉपर रिलीज होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर ये जो Fe है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, जिसके कारण Fe ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद जाके सल्फेट के साथ ज्वाइन हो गया। यहां पर एक्टिविटी आपको दिख रही है, जिसमें आयरन नेल को जब हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला तो धीरे धीरे इसका कलर थोड़ा फेड हो गया। यानी यहां पर ये जो कॉपर है वो डिस्प्लेस हो गया और जो सॉल्यूशन है वो आयरन सल्फेट बन गया। अब इस रिएक्शंस को एक क्वेश्चन की हेल्प से और डिटेल में समझते हैं। क्वेश्चन समझने से पहले ये रिएक्टिविटी सीरीज लिखी है जिसको आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। यानी ये रिएक्टिविटी सीरीज ये कह रही है कि सबसे ज्यादा पोटेशियम
मेटल रिएक्टिव होता है यानी पावरफुल होता है, फिर सोडियम होता है, फिर लिथियम होता है, यानी जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी, यानी ताकत इन मेटल्स की डिक्रीज होने वाली है। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, लिखा है सैंपल्स ऑफ 4 मेटल्स ए बी सी एंड डी वर टेकन एंड एडेड टू दिस फॉलोइंग सॉल्यूशन वन बाय वन। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। यहां पर एक सॉल्यूशन है आयरन सल्फेट, एक सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट, फिर जिंक सल्फेट और उसी तरीके से सिल्वर नाइट्रेट। ये 4 अलग अलग सॉल्यूशन है एक मेटल के, और इनको ना बारी बारी एक एक मेटल यानी ए बी सी और डी के साथ रिएक्ट करवाया गया। आपने अभी रिएक्टिविटी सीरीज लिखी तो आपको मैं उसके हेल्प से एक बात समझाता हूं। आपने ये देखा होगा कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो जिंक है वो सबसे ज्यादा ऊपर है, फिर उसके नीचे आयरन यानी Fe है, फिर उसके नीचे कॉपर है, फिर उसके नीचे Ag यानी सिल्वर है। यानी अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज जानते हैं तो हम ऐसी बात लिख सकते हैं कि जिंक सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उससे कम आयरन होता है, उससे कम कॉपर होता है और सबसे कम यहां पे सिल्वर है। अच्छा, अब मैं जो ज्यादा रिएक्टिव है उस पर अप्रोच मारूंगा। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? जिंक है। तो इसकी बात करते हैं। आप देख पा रहे हो कि जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में अगर मैं मेटल बी को डाल रहा हूं तो कोई रिएक्शन शो नहीं हो रहा है, मेटल सी को डाल रहा हूं तो भी कोई रिएक्शन शो नहीं हो रहा है, और अगर मेटल डी को डाल रहा हूं तो भी कोई रिएक्शन शो नहीं हो रहा है। रिएक्शन ना शो होने का मतलब है कि ये जो तीनों मेटल्स हैं बी सी और डी, ये इतने काबिल नहीं है कि ये जिंक को डिस्प्लेस कर सकें उसके सॉल्यूशन जिंक सल्फेट से, यानी ये तीनों ही मेटल जिंक से लेस रिएक्टिव है। अब जिंक के बाद हल्का सा रिएक्टिव कौन है? आयरन है। इस पर बात करते हैं। अगर मैं आयरन सल्फेट सॉल्यूशन की बात करूं तो ए मेटल आयरन सल्फेट में कोई रिएक्शन शो नहीं कर रहा है, बी मेटल ऐसा है जो कि डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, और बाकी सभी मेटल कोई रिएक्शन शो नहीं कर रहे हैं। यानी आप ये समझ सकते हो कि बी ही एक ऐसा मेटल है जो आयरन को डिस्प्लेस कर ले रहा है, यानी इनमें से बी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। यानी पहले क्वेश्चन का जो आंसर है कि विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, तो आप यहां पर लिख सकते हो कि बी जो है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग जिंक को तो कोई डिस्प्लेस कर ही नहीं पा रहा, तो जिंक के अकॉर्डिंग हम आंसर दे नहीं सकते। फिर हमने देखा है आयरन को कौन डिस्प्लेस करवा पा रहा है, तो बी था जो आयरन को डिस्प्लेस कर ले रहा है, इसीलिए बी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। अब अगला क्वेश्चन लिखा है, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। यानी आप क्या देख पाएंगे कि अगर हम बी को कॉपर सल्फेट में डालेंगे। आइए देखते हैं। अगर हमने बी का रिएक्शन इधर कॉपर सल्फेट में कराया तो बी एक डिस्प्लेसमेंट शो कर पा रहा है आयरन के साथ, यानी इसका मतलब समझ रहे हो आप कि बी वाला ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, और आपने अभी पढ़ा कि आयरन से कम रिएक्टिव कॉपर होता है। यानी सिंपल सी बात यह है कि अगर बी आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव है तो बी कॉपर से तो ज्यादा रिएक्टिव होगा ही होगा, यानी बी आसानी से कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिमूव कर देगा और मेटल बी सल्फेट बनाएगा। यानी आप ये बोलोगे कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो होगा। लिखेंगे क्या? मैं रिपीट कर रहा हूं, आप लिख लो। आप बोलोगे इफ बी इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, मेटल बी डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट। आइए थर्ड क्वेश्चन समझते हैं। लिखा है कि अरेंज करो मेटल्स ए बी सी और डी को उनकी डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी में। यानी आपको सबसे पहले यह पहचानना था कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो आप तो पहचान चुके हो कि बी वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि ये आयरन को डिस्प्लेस करवा पा रहा है। अब आयरन के बाद ज्यादा रिएक्टिव कौन है? कॉपर है ना। अब देखते हैं कॉपर को कौन डिस्प्लेस करा पा रहा है, तो कॉपर को मेटल ए आसानी से डिस्प्लेस करा ले रहा है, यानी कॉपर के बाद यानी बी वाले मेटल के बाद ए वाला मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा। उसके बाद चेक करते हैं जिंक ज्यादा, उसके बाद आयरन ज्यादा रिएक्टिव था। अब आप अगर सी और डी मेटल पे नोटिस करो तो सी वाला एक ऐसा मेटल है जो सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन डी तो इतना कमजोर मेटल है कि वो सिल्वर को भी डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, इसीलिए तो वो नो रिएक्शन शो कर रहा है। यानी आप ये समझ सकते हो कि सी वाला डी के कंपैरेटिवली ज्यादा रिएक्टिव होगा, इसीलिए तो वो कमजोर से कमजोर मेटल को कम से कम डिस्प्लेस कर ले रहा है, लेकिन डी वाला तो किसी को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। इसीलिए रिएक्टिविटी सीरीज का ऑर्डर हो जाएगा, सबसे ज्यादा बी रिएक्टिव है,
सबसे उससे ज़्यादा मतलब उससे कम ए रिएक्टिव है और उससे कम सी और सबसे कम डी रिएक्टिव है। यानी ये इसकी रिएक्टिविटी सीरीज का ऑर्डर हो गया। कुछ इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को बनाते हैं। आइए समझते हैं मेटलर्जी क्या है। देखो यार, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स इन देयर प्योर फॉर्म इज नोन एज मेटलर्जी। यानी एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम मेटल्स को उनकी ओर से ऑब्टेन करते हैं, उसी को हम मेटलर्जी कहते हैं। यानी और क्या है वो थोड़ा समझते हैं। देखो यार, और कुछ नहीं, एक टाइप ऑफ मिनरल होता है। एक ऐसा मिनरल जिसमें से मेटल को निकाल पाना, एक्सट्रैक्ट कर पाना इजी होता है, उसी मिनरल को हम ओर कहते हैं। आओ समझते हैं कि मेटलर्जी के स्टेप्स क्या है। सबसे पहले खुदाई यानी माइनिंग वगैरह करके हम ओर को ऑब्टेन करते हैं। अब उस ओर को क्रश करते यानी उसका पूरा चूरा बना लेते हैं। अब यहां तक सफाई स्टार्ट हुई नहीं है, अभी हमने सफाई करने के लिए उसको तैयार किया है। अब जो दूसरा स्टेप होता है, यहां से इनिशियल स्टार्ट होता है साफ सफाई का, जिसको हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहते हैं। लेकिन हमें ना इस पर बात नहीं करनी क्योंकि ये हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है नहीं। हमें तो ये लास्ट के 3 स्टेप्स को डिस्कस करना है, जिसमें से पहला नाम है कन्वर्ट करना है ओर को मेटल ऑक्साइड में। फिर उस मेटल ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को हटाना यानी रिडक्शन करना है। फिर उसकी दोबारा से कंप्लीट साफ सफाई करनी है। और डिटेल में बात करते हैं कैसे कैसे होगा। समझते हैं कि कैसे हम ओर का कन्वर्जन मेटल ऑक्साइड में करते हैं। आपके सिलेबस में आपको 2 टाइप की ओर्स को पढ़ना है। पहले नाम लिख लेते हैं, यानी ओर का पहला फॉर्म आपको सल्फाइड है, और भाई दूसरा जो फॉर्म है ना वो कार्बोनेट है। यानी आपके सिलेबस में 2 टाइप की ओर है, एक सल्फाइड और कार्बोनेट। इन्हीं दोनों के बारे में आपको पढ़ना है। अब जैसे मान लो मैंने एक ओर का नाम लिया, जैसे कॉपर सल्फाइड, यानी ये कॉपर सल्फाइड एक पूरी ओर है जिसमें कॉपर आपका मेटल है और इस मेटल को कॉपर सल्फाइड में से आपको एक्सट्रैक्ट करना है। अब जैसे मैं दूसरी ओर का नाम लिख रहा हूं कॉपर कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला बनेगा CuCO3। अब कॉपर कार्बोनेट एक पूरी ओर है, इसमें से हमें कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना है, यानी कॉपर यहां पर मेटल है। अब इस मेटल को बाहर निकालना है। देखो, जितनी भी सल्फाइड की ओर्स होती हैं उनको ना मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हम रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम कॉपर सल्फाइड की ओर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे। अगर कार्बोनेट की ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो जिस मेथड का हम यूज करते हैं उसका नाम कैल्सिनेशन है। कैल्सिनेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम हीट तो करते हैं लेकिन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन करते हैं, यानी ऑक्सीजन का मौजूद होना यहां जरूरी नहीं है। कारण सिंपल सा है, कॉपर सल्फाइड में ऑक्सीजन का कोई मॉलिक्यूल है नहीं, इसीलिए इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना जरूरी है। कॉपर कार्बोनेट में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स पहले से प्रेजेंट है, इसीलिए इसको सिंपली हीट करके भी हम कॉपर ऑक्साइड बना सकते हैं। और रिएक्शन करके समझाता हूं। जैसे कॉपर सल्फाइड है, अगर मैं इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करूंगा तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। और जब कॉपर कार्बोनेट को मैं सिंपली हीट करूंगा तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। हमेशा ध्यान रखना कि जब कॉपर सल्फाइड को करोगे तो सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होगी और कॉपर कार्बोनेट को करोगे तो कॉपर ऑक्साइड होगी। यानी कुछ इस तरीके से है हम ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। अब समझते हैं कि कैसे मेटल ऑक्साइड में से हम ऑक्सीजन को रिमूव कराते हैं, और जिस प्रोसेस से हम ऑक्सीजन का रिमूवल कराते हैं उसी को हम रिडक्शन कहते हैं। आइए देखते हैं कॉपर ऑक्साइड का रिमूवल कैसे कैसे कराया जा सकता है। जैसे मैंने कॉपर ऑक्साइड लिया, फिर एक और कॉपर ऑक्साइड ले लिया। 2 से आपको मैं समझाता हूं। जैसे मैंने एक बार यहां पर हाइड्रोजन गैस ली और एक बार यहां पर कार्बन का ही एक फॉर्म कोक ले लिया है। अब ये दोनों ही और कुछ नहीं है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे, यानी वो लोग जो रिमूवल कराने में हेल्प करेंगे ऑक्सीजन का। जैसे ही मैं कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस को ऐड कराऊंगा तो कॉपर अलग हो जाएगा और H2O फॉर्म होगा,
और जैसे ही मैं कोक का रिएक्शन कराऊंगा तो कॉपर अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होगी। यानी कुछ इस तरीके से हम कॉपर ऑक्साइड में से हम ऑक्सीजन का रिमूवल कराते हैं और कॉपर को ऑब्टेन कराते हैं। अच्छा, सिलेबस में आपके जिंक ऑक्साइड भी है। आपसे पूछा जाता है कि अगर जिंक ऑक्साइड का अगर रिडक्शन कराना है यानी ऑक्सीजन का रिमूवल कराना है तो आप कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे। तो ध्यान रखना है, यहां पर हम सिर्फ कोक के अलावा ये किसी और के साथ रिड्यूस होता नहीं है, इसीलिए हम कोक का यूज करेंगे और Zn बनेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होगी। इतना आपको नोट कर लेना है। अब कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को रिमूव तो कर लिया, लेकिन अभी भी मेटल कंप्लीट प्योर हुआ नहीं है। तो जिस मेथड से हम उसकी कंप्लीट प्योरिफिकेशन करेंगे उसी को हम रिफाइनिंग कहते हैं। आइए समझते हैं कि ये होता कैसा है, लेकिन उसको समझने के लिए उससे पहले आपको कुछ टर्म समझना पड़ेगा। एनोड क्या होता है? देखो यार, एनोड वो रॉड होती है जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगी। एनोड का काम होता है इम्प्योर मेटल को कैरी करना, यानी जो कॉपर अभी आप एक्सट्रैक्ट किए हैं कॉपर ऑक्साइड में से, वो कॉपर यहां पर डिपॉजिट होता है। कैथोड वो रॉड होती है जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होगी। कैथोड वो रॉड होती है जो प्योर मेटल की बनी होती है, यानी पहले कभी हमने जब कॉपर को ऑब्टेन किया है उस कॉपर की एक रॉड बना देंगे, क्योंकि पूरा जो इम्प्योर कॉपर है वो इसी प्योर कॉपर पे आके डिपॉजिट होगा, यानी ये प्योर कॉपर की रॉड है। अच्छा, अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट का काम होता है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करना, यानी यहां ये जो सॉल्यूशन है ना कॉपर सल्फेट का, इसी को इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। कॉपर सल्फेट का ही सॉल्यूशन क्यों है ये ध्यान रखना है। जिस भी मेटल को आपको एक्सट्रैक्ट करना है उसी मेटल के हम सॉल्ट को लेते हैं, यहां पर वो मेटल का सॉल्ट कॉपर सल्फेट है। अच्छा, इसके पीछे एसिडिफाइड क्यों लिखा है? क्योंकि इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हमने कुछ H2SO4 डाला है। H2SO4 डालने का कारण यह है कि जैसी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ये अपने H+ और SO4 2- आयंस में ब्रेक होगा और ये आयंस इलेक्ट्रिसिटी को और बेटर तरीके से कंडक्ट कराने में हेल्प करेंगे। सारा का सारा काम इलेक्ट्रोलाइट का क्या है? बेटर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब समझते हैं कि कैसे रिएक्शन होती है। जैसे ही सारा सेटअप तैयार होता है तो यहां का जो इम्प्योर कॉपर होता है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को इसी रॉड पर छोड़ देता है और खुद Cu2+ बनकर सॉल्यूशन में उतर जाता है। यानी कॉपर अपने में से माइनस करता है 2 इलेक्ट्रॉन, यानी दे देता है, और Cu2+ बन के सॉल्यूशन में उतर जाता है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से ट्रेवल करते हैं और कैथोड पर आ जाते हैं। यहां पर जो 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं तो ये वाला जो कॉपर Cu2+ है कुछ इस तरीके से कैथोड पर आता है और अपने 2 इलेक्ट्रॉन दोबारा से गेन करता है, यानी Cu2+ दोबारा से अपने अंदर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और कॉपर बनाता है। और ये वही कॉपर है जिसको हम इतनी देर से प्योरीफाई करना चाहते हैं। आप समझते हैं व्हाट आर अलॉयज? अलॉयज क्या होते हैं? एन अलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, यानी जब 2 या 2 से ज्यादा मेटल या नॉन मेटल को आपस में कंबाइन कराया जाता है ताकि उनकी एक बेटर स्ट्रेंथ वाली प्रॉपर्टी निकल कर आए, उसी चीज को हम अलॉय कहते हैं। Alloys are often made to give the resulting substance greater strength और रेजिस्टेंस टू कोरोजन, यानी हम बेटर मतलब किसी मेटल को और अच्छा बनाने के लिए अपने डेली पर्पस में यूज करने के लिए हम अलॉय वगैरह का फॉर्मेशन करते हैं। हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ अलॉयज, यानी ब्रास जो कि एक मिक्सचर है कॉपर और जिंक का, ब्रोंज जो कि मिक्सचर है कॉपर और टिन का, स्टेनलेस स्टील जो कि मिक्सचर है आयरन निकल और क्रोमियम का, सोल्डर एक मिक्सचर है टिन और लेड का। यानी अलॉयज और कुछ नहीं है, जब 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स को या नॉन मेटल को आपस में कंबाइन करते हैं तो उन्हीं को अलॉय कहते हैं। अब उम्मीद करूंगा कि आपको जो भी पढ़ाया गया वो समझ आया होगा। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आइए अब समझते हैं कि हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन, यानी जंग वगैरह लगने से हम चीजों को कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि या तो हम पेंट कर दें, या तो ऑयलिंग कर दें, या तो ग्रीस वगैरह लगा दें। लिखा है अप्लाई अ कोटिंग टू द मेटल सरफेस टू क्रिएट अ वाटर प्रूफ बैरियर दैट प्रिवेंट्स ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर फ्रॉम रीचिंग द मेटल।
रबर पेंट्स आर पर्टिकुलरली इफेक्टिव एट प्रिवेंटिंग कोरोजन। अच्छा, कोरोजन है क्या? सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं यार। देखो यार, कोरोजन तब होता है जब बार बार ऑक्सीजन का अटैचमेंट या रिमूवल होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपके दो मेटल का नाम लूं, एक एल्यूमिनियम और दूसरा आयरन। देखो यार, घरों में आयरन के भी दरवाजे होते हैं और एल्यूमिनियम के भी दरवाजे होते हैं, लेकिन जंग वगैरह आयरन में लगती है और एल्यूमिनियम में नहीं लगती है। रिएक्टिविटी की बात करूं तो एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है आयरन के। यानी जैसे ही एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, यानी Al2O3, और आयरन जैसे ही ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो Fe2O3 बनाता है। दोनों में अंतर क्या है थोड़ा समझते हैं। आयरन कम रिएक्टिव है, जिसके वजह से यह आसानी से थोड़ी सी भी हीट में ऑक्सीजन को अपने में से छोड़ देता है, यानी बार बार FeO3 बनेगा, यानी आयरन ऑक्साइड बनता है। फिर हल्की सी हीट मिलने की वजह से आयरन ऑक्साइड में से आयरन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। फिर ऑक्सीजन अटैच होता है, फिर ऑक्सीजन रिमूव होता है। यानी जब बार बार ऑक्सीजन का अटैचमेंट या रिमूवल होता है तभी किसी चीज में जंग लगती है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के लिए बहुत ज्यादा एफिनिटी रखता है। एफिनिटी मतलब चाहत होती है। यानी एल्यूमिनियम अगर एक बार ऑक्सीजन को अटैच कर लेता है ना, तो लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस तक मिलने पर ही अपने में से वो ऑक्सीजन को हटने देता है, जो कि टेम्परेचर अर्थ पे होना पॉसिबल नहीं है। यही कारण है कि एल्यूमिनियम वाले दरवाजों में आसानी से जंग नहीं लगती है। तो उम्मीद करूंगा कि आप अब से कंफ्यूज नहीं होंगे। कोरोजन कब होगा? जब बार बार अटैचमेंट होता है या तो रिमूवल होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। इसीलिए पेंट वगैरह लगाने से एक बैरियर बन जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन ना अटैच होता है ना रिमूव होता है, और जब दोनों ही काम नहीं होगा तो जंग नहीं लगेगी। अगला मेथड है गैल्वेनाइजेशन का। गैल्वेनाइजेशन में हम जिंक की कोटिंग चढ़ाते हैं, यानी कोट द मेटल विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक टू प्रिवेंट फ्रॉम कमिंग इनटू कांटेक्ट विद ऑक्सीजन। यानी सब में वही काम है, ऑक्सीजन को कांटेक्ट होने से बचाना है, एंड मॉइस्चर। अगली बात है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। ये एक अलग मेथड है जिसमें मेटल को कोट किया जाता है विद द लेयर ऑफ अनदर मेटल लाइक निकेल और क्रोम यूजिंग इलेक्ट्रिकल प्रोसेस। यानी इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मेटल की एक प्लेट को दूसरे पे चढ़ाते हैं, जिसके वजह से ऑक्सीजन से प्रिवेंशन बचता है और हम आसानी से कोरोजन से प्रिवेंट कर सकते हैं।